हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। हम डिस्कस कर रहे थे निमराज सुंडा बुक से रिलेटेड, जो कि हमारी यूनिट 3 चल रही थी। और ये जो क्लास है ये सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगे देन चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नाइट्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर सोगम। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो बायो फर्टिलाइजर है, जो वीट के लिए यानी कि गेहूं की फसल के लिए जो नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, एज़ोटोबैक्टर है। और नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर जो कि सोरगम के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा है, एजोस्पाइरिलम है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जितने भी एमसीक्यू हम करेंगे ना ये सब इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में किसी ना किसी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद में वर्टिकल मल्च इज यूज इन सॉइल। मल्च क्या होता है, देखो वाटर यानी कि सॉइल की मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए हमने क्या है, हमारे पास एक फील्ड है, ठीक है, हमने उस फील्ड में पानी दे दिया तो सॉइल की मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए क्या होगा, हम मल्चिंग कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो उसके बाद में बोल रहा है ये इसके अलग अलग टाइप होते हैं, पॉलीथीन मल्च होती है, वर्टिकल मल्च होती है, और अब ये बोल रहा है स्ट्रॉ मल्च भी होती है, जिसमें जो भूसा होता है उसको क्या होते हैं भूमि पे ही पड़ा रहने दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, सॉइल की मॉइस्चर जो है वो क्या हो, बनी रहे, सॉइल की नमी जो है वो बनी रहे। ये बोल रहा है कि वर्टिकल मल्च जो होती है ना वो किस टाइप की सॉइल के अंदर की जाती है, कौन से टाइप की मिट्टी के अंदर वर्टिकल मल्च काम में ली जाती है। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है ना उनके अंदर। अब इसे ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होती है ना वो कॉटन जो क्रॉप होती है ना उसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वेयर गिवन बाय, यानी कि जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी थी वो किसके थ्रू दी गई। अब ये जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी थी ये किससे रिलेटेड था, ये रिलेटेड था न्यूट्रेंट से, ठीक है। यानी कि देखो इन्होंने कुछ रूल्स बताए थे कि किसी भी न्यूट्रेंट की कमी अगर होगी तो वही न्यूट्रेंट उस न्यूट्रेंट की कमी पूर्ति कर सकता है। यानी कि हमारा कोई प्लांट है, हमने कोई क्रॉप ग्रो किया, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन की कमी है, तो आपको नाइट्रोजन से रिलेटेड फर्टिलाइजर उस फील्ड के अंदर डालने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप वहाँ पे फॉस्फोरस ज़्यादा डाल दोगे तो नाइट्रोजन की कमी पूर्ति हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का भी तो एक अलग से रोल है ना प्लांट की ग्रोथ के अंदर। तो यही चीज़ वो बताना चाहता है। और ये जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी था किसके थ्रू दिया गया, आर्नोन और स्टाउट के थ्रू दिया गया 1939 में, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट इज, वीट के लिए जो ऑप्टिमम स्पेसिंग जो आपकी थी वो कितनी रहती है। अब देखो स्पेसिंग क्या होता है, दूरी होती है, ठीक है। यानी कि ये आपके वीट के प्लांट है, अलग अलग दूरी जो है आपकी रहती है, ठीक है। ये आपके प्लांट है जो मैं इस टाइप से इंडिकेट कर रही हूँ, ये सब क्या है, प्लांट है। तो ये एक प्लांट है, दूसरा प्लांट। अब प्लांट से प्लांट के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, और ये आपकी पूरी एक रो है जो मैंने इसमें डाली है, और ये पूरी क्या है, दूसरी रो है, ठीक है। इन दोनों रो के बीच में भी तो दूरी रहेगी ना, यानी कि ये पहला प्लांट है, दूसरा प्लांट, प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी, रो से रो के बीच की दूरी। तो ये क्या है, हर एक क्रॉप के अंदर एक ऑप्टिमम जो है इनकी दूरियां रखी जाती है। ये किस लिए रखी जाती है, ताकि एक प्लांट जो है ना उसको एक एस्टिमेटेड एरिया चाहिए होता है खुद की ग्रोथ को, खुद के लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, ओके। उसे एक एरिया चाहिए होता है जहाँ पे वो क्या है, इजीली नाइट्रोजन, उसे जो भी आवश्यकता है पानी की, नाइट्रोजन वगैरह की, यानी कि जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं जो उसके लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन सब न्यूट्रेंट्स की उन सब न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर के लिए जितनी भी उसकी यानी कि सनलाइट वगैरह, इन सभी चीज़ों की जितनी चीज़ों की ज़रूरत है ना उसको ईजिली प्रोवाइड हो सके, ठीक है। इसके लिए तो इसमें ये बोल रहा है कि जो वीट है, जो आपका गेहूं है, उसमें ऑप्टिमम स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, तो 22.5 ये सेंटीमीटर है, ओके, लाइन टू लाइन। यानी कि ये हमारी पहली लाइन थी जो मैंने प्लांट ग्रो करवाए थे, और ये सेकंड लाइन थी। इन दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, 22.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ कल्टिवेटिंग वीट इज, जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया है आपके कल्टिवेटिंग वीट के लिए वो कौन सा है, ईस्टर्न इंडिया है। ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वो क्या है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया है, वो भी किसके लिए, वीट की कल्टिवेशन के लिए। फिर है मेजर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर इन इंडिया इज, यानी कि फास्फोरस जो है आपका न्यूट्रेंट है एक, आपको पता होगा। तो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर जो इंडिया के अंदर जो मेजरली यानी कि फॉस्फोरस की पूर्ति करने के लिए
जो मेजरली जो आपका यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर वो कौन सा है, डीएपी। ओके, कौन सा है, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है वेरी फ्यू पुअर, यानी कि बीपीएल, हम बोलते हैं ना बीपीएल, बीपीएल कार्ड बनते हैं कुछ लोगों के। वेरी फ्यू पुअर पीपल्स कहाँ पे हैं, पंजाब के अंदर हैं। और वेरी लार्ज नंबर ऑफ बीपीएल, यानी कि सबसे ज़्यादा बीपीएल, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा जो होती है उससे भी नीचे के जो लोग होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बिहार के अंदर। फिर है बायो फर्टिलाइजर मोर सुटेटेड फॉर शुगर केनिज, यानी कि बायो फर्टिलाइजर जो है जो कि मोस्ट सुटेबल है कौन सी क्रॉप के लिए, शुगर केन के लिए, एजेटोबैक्टर। और ये आपको याद होगा एजेटोबैक्टर वीट के अंदर भी काम में लिया जाता है, तो याद रखना वीट और शुगर केन दोनों में नाइट्रोजन के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज में लेते हैं हम, एजेटोबैक्टर यूज में लेते हैं। डेप्थ ऑफ सोविंग ऑफ सोयाबीन सीड, सोयाबीन जो होता है उसके बीजों को ग्रो किया जाता है कितनी गहराई के अंदर, ये आपकी सॉइल है, ठीक है, तो इसके अंदर कितनी गहराई में बीज को ग्रो किया जाता है, तो कितनी 3 सेंटीमीटर के अंदर इसे क्या है, सोयाबीन को ग्रो किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।